बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेक अप पाकिस्तान। उठो मेरे पाकिस्तानियों, बहुत जरूरी है आज का प्रोग्राम आपके लिए, इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हमारे मुस्तकबिल के मेमार, जिन्हें हम कहते हैं नौजवान, यूथ, जो हमारी 60% आबादी का हिस्सा है, वो बड़ी रफ्तार से इस वक्त मुल्क छोड़ के जा रही है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन ड्रेन। यानी जो हमारा दिमाग है वो ड्रेन आउट हो रहा है, मुल्क छोड़ के जा रहा है। हमारे नौजवानों के अंदर यकीनन इतनी काबिलियत है जिसकी कोई इंतहा ना हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आगाज में हमारे एक दोस्त थे, डॉक्टर थे, पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल वक्त गुजार रहे थे, छोटी सी गाड़ी में चलते थे, और जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए, माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया, वहां उनको नौकरी मिली तो उनके दिन बदल गए। वो छोटी से बड़ी गाड़ी में आ गए, वो एक किराए के घर से अपने घर में आ गए। तो जिंदगी इस तरह बदल जाती है। इसकी बेसिक वजूहत तो हम जानते हैं कि एक तो हमारे मुआशी हालात, रुपए की गिरती हुई वैल्यू, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम होना, जिसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी तादाद में जो डेटा हमें बताता है, जो इमिग्रेशन ब्यूरो हमें बताता है, जो मैंने नंबर देखा था वो ये था कि तकरीबन 7,65,000 7,65,000 लोग पिछले साल छोड़कर गए थे। और फिर बताया जा रहा था कि 7,65,000 जो है ये रिकॉर्ड तादाद थी। इससे पहले जितने साल आते थे 2, 2.5, 3 लाख लोग जा रहे थे, लेकिन ऑन पेपर। और याद रखिए, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो लोगों को बाहर भेज रही होती हैं, वो अपना डेटा इनके साथ शेयर नहीं करती हैं। तो ये कंजर्वेटिव नंबर है 7,65,000। रियलिटी में जो नंबर होगा वो तकरीबन 20 लाख के करीब होगा मेरी नजर में, क्योंकि डेटा शेयर नहीं होता प्राइवेट कंपनी से, कौन कौन बाहर जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है इमिग्रेशन ब्यूरो में। लेकिन इस वक्त दुनिया बदल रही है। दुनिया में हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं। हर मुल्क इमिग्रेशन के लिए दरवाजे खोल रहा है और कह रहा है कि मुझे चाहिए काबिलियत वाले लोग, स्किल्ड लेबर चाहिए, जिनको काम आता हो, जो पढ़े लिखे हों, जो डॉक्टर्स हों, जो इंजीनियर्स हो, जो साइंटिस्ट हो। हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, हम उनको रोजगार देने को तैयार हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो इस स्पीड में जब हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो क्या वो फुली इक्विप्ड हैं? क्या उनके पास पूरी नॉलेज मौजूद है? क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी होते हैं, बहुत सारे 2 नंबर लोग भी होते हैं, और इस मौके का फायदा उठाते हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद यह है कि हम नौजवानों को बता सकें कि उनके पास एक तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर जाने के लिए। इसलिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, मेरी तरह, मैं भी बिल्कुल जाना चाहता हूं, रुपए में कमाने का फायदा ही नहीं रहा अब तो अगर आप भी मेरी तरह बाहर जाना चाहते हैं तो यकीनन ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जान सकेंगे आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां कहां आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे वाले हों तो बाहर जाएंगे। कि मैं भी थोड़ी देर पहले अपने मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था, उन्होंने बोला कि पैसे के अलावा भी अगर आप में टैलेंट है तो भी आप बाहर जा सकते हैं। उसको भी हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। और एट द सेम टाइम जो हमारे मुल्क में डॉलर की सिचुएशन है, जो रेमिटेंसेस बाहर से हमारे पाकिस्तानी कमा के वापस भेजते हैं अपने घर पे, उसी रेमिटेंसेस, ज़र मुबादला ज़र की वजह से हम अपने डॉलर को थोड़ा बहुत स्टेबल रख पाते हैं। लेकिन सैडली वो रेमिटेंसेस भी डिक्लाइन हो रही है। मैं ये हैरान हुआ सोचने में कि यार लोगों की तादाद तो बढ़ रही है मुसलसल बाहर जाने की, लेकिन पैसे आने की तादाद कम हो रही है। इसके बाद मुझे भी पूछना है अपने मेहमानों से, अपने एक्सपर्ट से, क्या वजह है। कुछ लोग इसको हवाला हुंडी की वजह से कहते हैं कि लीगल तरीके से ज़्यादा पैसा मुल्क में भेजा जा रहा है, जो कि लीगल चैनल से आना चाहिए। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे राइट पे मौजूद है मोहम्मद हमजा गिलानी साहब, आप कॉमर्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं न्यूज़ 1 के। थैंक यू गिलानी साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। और मेरे लेफ्ट पे इस वक्त मौजूद है सैयद इकबालुद्दीन गाजी साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बड़ा इदारा है जो 1984 से काम कर रहा है, यानी 38 साल हो गए हैं। हजारों की तादाद में लोगों को बाहर भेज चुके हैं। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं जफर मोती वाला साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े खूबसूरत से आदमी है, खूबसूरत सी इनकी मुस्कुराहट है, और मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं। स्टॉक मार्केट के गुरु हैं, कमोडिटी मार्केट हो, सब कुछ नज़र रखते हैं। उसके ऊपर इनसे भी हम पूछेंगे कि क्यों हमारा नौजवान इतना उदास हो गया, अगर बाहर जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जावेद मलिक साहब। वो भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और हमें ज्वाइन करेंगे जमील खान साहब, साबिक एम्बेसडर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और मोहम्मद अदनान पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं। पराचा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑल ऑन बोर्ड। बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए और उनके वालिदैन के लिए भी, जो ऑफकोर्स सारी मेहनत करते हैं उन्हें बाहर भेजने के लिए। इकोनॉमी के 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो लेबर है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसकी काबिलियत की कदर नहीं करते, जिसकी वजह से बाहर चली जाती है। अब यकीनन अब क्यों जाती है बाहर, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि सैयद इकबालुद्दीन गाजी साहब सीनियर हैं बड़े, और माशाल्लाह इतने वक्त से काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या रीज़न है कि हमारे नौजवान इतनी स्पीड से बाहर जा रहे हैं? हमें परेशान होना चाहिए इस बात पे या खुश? इकबाल साहब।
जो लोगों की मूवमेंट का ताल्लुक है, जब से ये सिविलाइजेशन है और जब तक रहेगी, इसकी 3 बेसिक बुनियादें हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट है। लोग अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं या अपनी जगह से मूव करके हिजरत करते हैं, वो इसलिए कि जहाँ अगर उनको लाइफ और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी जो है जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, नंबर 1। सिक्योरिटी। नंबर 2, वो अपनी मईशत बेहतर करना चाहते हैं। और नंबर 3 रीज़न ये है कि हर शख्स ये चाहता है कि मैं अपने आने वाली नस्ल को अपने से बेहतर ज़िंदगी दे सकूं। अग्रीड। जो माशरा ये नहीं दे पाता तो वहाँ से लोग चले जाते हैं, बिल्कुल। भले वो पाकिस्तान हो या। और हमारे यहाँ तो सर सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा कारोबार है, हेल्थ हॉस्पिटल सबसे बड़ा कारोबार है, तालीम सबसे बड़ा कारोबार। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अग्री करेंगे आप? मेन जो इस वक्त जा रहा है वो मईशत की वजह। माशी हालात बहुत बुरे हैं। गिलानी साहब, आप मुझे बताइए, आप माशाल्लाह से कॉमर्स रिपोर्टर हैं, आपके पास ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं, मेरे पास थोड़े से कम थे। मैं तो 7,65,000 कह रहा था, गिलानी साहब बता रहे हैं कि 8.5 लाख के करीब लोग हैं जो पिछले साल गए थे, इस साल भी लाखों में जा चुके हैं। गिलानी साहब, हमें नंबर्स बताइए कुछ। देखिए, मुआशी बदहाली की वजह से लोग बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान छोड़कर ममालिक मूव हो रहे हैं बाहर के, और इस वजह से मूव हो रहे हैं कि यहाँ पे सनतें बंद हो रही हैं, यहाँ पर अमन अमान का भी मसला है, यहाँ पे महंगाई रिकॉर्ड सतह पे पहुँच गई, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 8.5 लाख लोग मुल्क छोड़कर बाहर गए। और अगर मैं बात करूँ जनवरी से लेके करंट मंथ की, तो 5 लाख लोग इस वक्त मुल्क 5 महीनों में 5 लाख, हर महीने 1 लाख, यानी इस साल कम से कम 12 लाख तो जाएंगे। बिल्कुल। और ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड सतह है। इससे पहले हमने कभी ऐसे फिगर्स नहीं देखे कि 5 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ 5 महीनों में। अगर एवरेज निकाला जाए तो औसतन 1 लाख लोग एक महीने पूरे मुल्क से, पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता होकर वो जा रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा 2015 में गए थे 9.5 लाख लोग, लेकिन उस वक्त मईशत बेहतर थी, मुआशी खुशहाली थी, लोग सेटल्ड होने जा रहे थे, वहाँ पे बिजनेस के हवाले से जा रहे थे। लेकिन इस वक्त लोग तंग आकर जा रहे हैं क्योंकि आपके मुल्क में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्किल जो फिगर्स हैं वो माइनस में चले गए हैं, सनतें बंद हो रही हैं, एनर्जी क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से लोग दिल बर्दाश्त हो गए। ये कंजर्वेटिव नंबर हैं, जो असली नंबर है वो सामने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई गिन ही नहीं रहा उनको। बिल्कुल प्राइवेट कंपनियां, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि 5 लाख लोगों में जो डाटा आ रहा है सामने, उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स का भी आ रहा है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन का भी आ रहा है, फिर लोग विजिट वीजे पे भी जाते हैं, फिर बाज़ लोग जो हैं वो विजिट वीजे पे जाके वहाँ पे कोशिश करते हैं, स्पॉन्सर्स कर देते हैं कि जॉब मिल जाए, मुलाजमत मिल जाए। बाज़ लोग जो हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी जा रहे हैं, स्टूडेंट जो हैं वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो मईशत की बदहाली की वजह से आ रही हैं, जिसकी वजह से हर शख्स परेशान है, हर तबका परेशान है। हर शख्स ये चाहता है कि वो अपने फ्यूचर को महफूज करे, अपने फ्यूचर को बेहतर करे और अपने घर को सपोर्ट करे, क्योंकि घर को सपोर्ट करने के लिए भी जो है वो लोग बाहर जाने, क्योंकि जैसे जैसे रुपया डिवैल्यू हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। 1973 के अंदर इन्फ्लेशन रेट 38.7% था पाकिस्तान का, जो ऑल टाइम हाई था। इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 36-37% है, और अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 45% पे इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट देखिए गिलानी साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वहां पे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेशन ग्राफ्स पूरी दुनिया के बनाते हैं, और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह या इन्फ्लेशन अफराते ज़र 60% पर है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो 60 रुपए गए। जफर मोती साहब, सर मैंने तो सुना है कि आपने भी अपने बच्चों को बाहर शिफ्ट कर दिया है, क्या वजह है सर कि नौजवानों के लिए पाकिस्तान में अब मुस्तकबिल नहीं उनको नजर आ रहा और वो चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं? रुपए में कमाने का कुछ फायदा उनको नजर नहीं आ रहा, डॉलर में कुछ सुकून जरूर है। देखिए, बाहर शिफ्ट किया था और वो पढ़े वहां पर, लेकिन आखिर है बच्चे मेमन के तो वापस ही आएंगे माशाल्लाह। तो वो एक बेटी मेरी आकर यहाँ टीचर बन गई है, और दूसरी बड़ा अच्छा वैंकूवर से पढ़ी और कनाडा में जॉब भी उसकी अच्छी थी, तो वो यहाँ कर फिल्म मेकिंग में चली गई। मेरा पैशन ये है, अब वो पैशन में हालत बुरी है। तीसरी बेटी को भेजने की कोशिश में है तो डॉलर रुपये की पैरिटी देखकर हाथ पांव फूल जाते हैं। अभी जो हमजा ने आपको कहा कि 73 का इन्फ्लेशन, तो मुझे याद है कि 73 में सबसे ज्यादा हम ब्रेन ड्रेन यानी लेबर दुनिया में भेजने में पाकिस्तान नंबर 1 था। भुट्टो की ये स्कीम थी, अफ्रीका में छठ जैसे मुल्क में भी पाकिस्तानी जा रहा था, कीनिया में, मोजम्बिक में, हर जगह आपको नजर आएंगे। और अब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो असल में या लोअर एंड पर लेबर जा रही है जो हैंड टू माउथ होती है यहाँ पर, और अभी जॉब्स नहीं है तो वो जा रही है, या हाई एंड पर वो जा रहे हैं
जो इन्वेस्ट करके बाहर ही रहना चाहते हैं इधर के हालात देखकर, और कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी करेंसी पाकिस्तानी रुपीस को डॉलर में। और जो स्किल जा रहा है, वो डॉक्टर्स जा रहे हैं, वो उनको जगह मिल रही है थोड़ी बहुत, तो वो जा रहे हैं, कोई कुक की कैटेगरी में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो अभी अफरा तफरी है, और ये ब्रेन हमारे जैसे मुल्क के लिए मजबूरी होती है। जैसे 73 में थी, हमारा मुल्क था, बांग्लादेश था, अपना फिलीपींस था, फिलीपींस ने नर्सेज हर जगह पहुंचाई थी, वो जो घर में काम करने वाली लेडीज हैं वो पहुंचाई थी। तो ये सब जो इकोनॉमिक कंडीशन, हार्डशिप जिस मुल्क में आ जाती है, वहां से लोग निकल कर जाते हैं। और मेरा पर्सनल व्यू है कि हम जो रेमिटेंस पर पलते हैं, दुनिया की रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में, उससे पलते हैं, तो ये जाकर उधर से कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाने का चांस बनेंगे। अब ये इसमें जो चौथी कैटेगरी है, उसका बड़ा रिस्क है, जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जिसका आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा, डेटा नहीं मिलेगा। जो ह्यूमन स्मगलिंग है, वो रिस्क फैक्टर जो आप बात कर रहे थे, वो रिस्क फैक्टर होता है कि उनको आधे रास्ते कहीं छोड़ दिया जाता है, वाया ईरान की पहाड़ियों पर छोड़ दिया जाता है, जो टर्की में छोड़ दिया जाता है, ग्रीस में, तो उनका बड़ी परेशानी होती है। बाकी हमारा इलीगल जो चैप्टर है जो दुनिया में जा रहा है, वो डबल है मेरे ख्याल में जो लीगली जा रहा है। और आपको दुनिया के हर बड़े शहर में फूल बेचने वाला, पानी बेचने वाला, उधर के साइट्स पर, हिस्टोरिकल साइट्स पर, वो आपको पाकिस्तानी मिलेगा, या अमृतसर से पंजाबी सिख मिलेगा, या बांग्लादेशी मिलेगा। तो मुझे पर्सनली ये फायदा होता है कि किसी भी मुल्क में, शहर में, बड़े शहर में जाता हूँ, और मेरे पास कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें पानी की अशद जरूरत होती है, तो वो मुझे कंफर्ट दे देते हैं। लेकिन जफर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, ये कि आपने रेमिटेंसेस का जिक्र कर दिया है, तो जो लोग वहाँ बाहर जा रहे हैं उनकी तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन रेमिटेंसेस की तादाद घट रही है। इससे मैं आपको जवाब लूंगा, लेकिन पहले गुफ्तगू में अदनान पराचा साहब को मैं जरा शामिल कर लूँ। मोती साहब, आपकी इजाज़त से। अदनान पराचा साहब, आपकी नज़र में ये कितनी बड़े खतरे की घंटी है जिस तरीके से हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? हमें परेशान होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? जी, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें खुश तो इस सूरत में होना चाहिए कि हमारी जो स्किल्स, अनस्किल और सेमी स्किल जो वर्क फोर्स है, जो आजकल की हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, उस सूरत हाल के अंदर जब हमारी स्किल और अनस्किल वर्क फोर्स बाहर जाती है, तो यही रेमिटेंसेस का बायस आती है। नंबर एक तो ये चीज़ है। इसे समझने की एक और ज़रूरत ये है कि हमारी वर्क फोर्स है, मोस्टली हमारी गल्फ़ स्टेट्स की तरफ जाती है। अब गल्फ़ स्टेट्स में मेजर हमारा जो सेक्टर है वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर वगैरह है। लेकिन जहाँ तक बात है स्किल्स, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्स की, तो वो बहुत अच्छी है, और इसको मैं समझता हूँ कि इसको ग्रेजुअली और इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि हमारी रेमिटेंसेस बढ़े। जहाँ तक बात आप करते हैं कि वो यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पे और प्रोफेशनल है, उसको जो है, उसके लिए अगर जॉब्स की अवेलेबिलिटी ना हो पाकिस्तान में और वो बाहर जा रही है, तो ये हमारे लिए परेशानी की बाइस बनती है। यकीनन, यकीनन। अब अच्छा, आप माशाल्लाह से जी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट भी हैं, तो आगे चल के मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आर मोस्ट लुक्रेटिव, मोस्ट अट्रैक्टिव। जफर मोती साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं तो रेमिटेंसेस की तादाद कम क्यों हो रही है? वो तो बढ़नी चाहिए। जो कुछ लोग यहाँ पे मतलब स्टूडियो में मौजूद थे, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जो इलीगल तरीके हैं हवाला हुंडी के, उससे ज़्यादा अमाउंट्स भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान रादर देन द लीगल वे। जफर साहब, बड़ा सिंपल रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। जो इलीगल भेजी जा रही है वो इसलिए भेजी जा रही है कि जो ओपन मार्केट का ऑपरेशन होता है, उसकी प्राइसिंग डॉलर रुपये की और जो इंटरबैंक देता है ऑफिशियली, वो बहुत फ़र्क है। मुझे मुशर्रफ के टाइम में याद है कि ये काम बिल्कुल इसलिए बंद हो गया था कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल 60-61 रुपए का कुछ था, तो लोग कहते थे यार 60 रुपए में ये भेज दो, अपना ऑफिशियल भी हो जाएगा, वाइट भी हो जाएगा, और खुशी भी होती थी। और डॉलर इतना स्टेबल था और रुपये इतना स्ट्रांग था कि लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करना शुरू किया है। आज की खबर है कि जो क्रेडिट कार्ड पर खरीदी और फरोख्त हो रही है, तो उसके अंदर जो हमारा $1 बिलियन का है एस्टिमेशन साल का, तो वो जो है उन्होंने इंटरबैंक के प्राइसेस पर देना शुरू किया। तो देखिए थोड़ी टाइम में 15 रुपए कम हो गया है ओपन मार्केट में। तो जब तक ये पैरिटी सिमिलर नहीं होगी, इलीगल रेमिटेंस आती रहेंगी जिसका हिसाब किताब कोई को नहीं मिलेगा।
और उसकी वजह से फिर हमें FTAF जैसी एजेंसियां है ना परेशान करेंगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो रिमिटेंस कम होने की बात है वो ये है कि भाई जिस मुल्कों में वो जा रहे हैं वहां भी महंगाई अब ऑल टाइम हाई पे है, उनके लेवल पर भी। जैसे UK है, इवन UAE है, तो वहां से उनको अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ी है तो वो उधर अपने पास रख रहे हैं। दूसरा ये जो डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपी वीक होता जा रहा है, तो कई सेक्टर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अभी रिमिटेंस करना ही नहीं चाहते जब तक ये स्टेबल नहीं होता, ताकि हमारी फैमिलियों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वो इनकम मिले। तीसरा ये कि अगर ब्रेन ड्रेन में स्किल लेबर भी जा रही है तो मैं तो कहता हूँ जाने दो, इधर अब ब्रेन ड्रेन नहीं करें, ड्रेन कंटिन्यूस होने दे। ब्रेन वाले अब कोई रहने को तैयार ही नहीं है, और अच्छा है ये ब्रेन कहीं पर तो काम आए। जफर साहब बड़ी अच्छी बात की आपने। ये बताइए कि मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मुझे मालूम है आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो एक सवाल आपसे जरूरी करना चाहता हूँ। आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग का जिक्र किया। मुझे याद पड़ता है कि हमारी फुटबॉल या हॉकी की बड़ी कमाल खिलाड़ी थी, खातून थी, जो इटली के साहिल पे कश्ती डूबी थी तो वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया था। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर सर हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? मेरी कुछ जवानों से बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि जब भी हम इस ग्रोह के करीब पहुंचते हैं ऊपर से फ़ोन आती है और हमें इन्हें छोड़ना पड़ जाता है। ये बड़ा खतरनाक कार्टेल है, बहुत ताकतवर लोग हैं, कोई इनसे पंगा नहीं ले सकता। इज दैट ट्रू जफर साहब? बिल्कुल ट्रू है, खतरनाक ग्रोह भी है और इनके पीछे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। और आप सोचें कि चलो एक तो बेचारा बाय रोड जा रहा है, बाय सड़क जा रहा है, बाय कश्ती जा रहा है, इतनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स हैं जो एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं। पहली सवाल ये है कि वो एयरक्राफ्ट में जा कैसे सकते हैं। हमें तो लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि हमें प्रॉमिस किया गया था एज अ टैक्स पेयर कि भाई हमें अच्छा पासपोर्ट दिया जाएगा, प्रेस्टीज वाला पासपोर्ट दिया जाएगा, और ये जाली पासपोर्ट वालों को पहले ऑन बोर्ड हो जाते हैं। इसी तरह इनका जब आप देखेंगे एयरपोर्टों पर तो चेक इन चेक आउट के टाइम में बेल्ट पर भी जो सामान आ रहा होता है इनका, वो बेल्ट पर भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इनके पीछे कोई ना कोई तो होता है ना। आपको, आप भी पाकिस्तान में माशाल्लाह जिंदगी गुजारी है, आपको समझ आ जाता है कि ये बंदा बाकी जिंदगी नहीं गुजारना चाह रहा जफर साहब, मैं भी बाहर जाना चाह रहा हूँ, मदद कर दें मेरी। जी, मैं भी बाहर जाना चाह रहा हूँ, मेरे लिए दुआ भी करें और मेरे लिए मदद भी कीजिएगा मेरी। भाई आपका ब्रेन अब ड्रेन हो चुका है, आप यहीं पाकिस्तान में रहें। अल्लाह अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने कह दिया ड्रेन हो गया है तो मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता, आप बड़े हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं जानता हूँ योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, आपको और भी जगहों पर जाना था। थैंक यू सो वेरी मच। जावेद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। यकीनन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जावेद साहब बड़े मशहूर इंसान हैं, मीडिया के बड़ी जीनत रहे हैं, बड़े मशहूर इंसान रहे हैं, पर्सनैलिटी रहे हैं, साबिक सफ़ीर भी रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये इज दिस एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम इसे कह सकते हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, और बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी अच्छी हैं, वो ख़तरनाक हैं, और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो आपको मालूम है उसके अंदर फ्रॉड्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, लोग फंस भी जाते हैं। लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जावेद साहब ब्रेक के बाद आऊँगा आपसे सवाल पूछूंगा, स्टे विद अस, ब्रेक लेते हैं। कीप वॉचिंग वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे हैं या आप खुद बच्चे हैं, आप खुद नौजवान हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है, मिस ना कीजिएगा, बड़ा नुकसान होगा आपको। हम बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन की, नौजवानों की जो बाहर जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि उनको रुपए कमाने में फायदा नजर नहीं आ रहा। हर कोई चाहता है कि मैं डॉलर कमाऊं, किसी और करेंसी में अर्निंग्स लाऊं, क्योंकि इस वक्त हमारी इकोनॉमी को भी जरूरत है, पाकिस्तान को भी जरूरत है। और मेरे साथ सैयद इकबालुद्दीन गाजी साहब मौजूद थे स्टूडियो में, उन्होंने मुझे थोड़ी देर ब्रेक में बताया कि तला ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बाहर जा रहे हैं। अगर ये लोग बाहर नहीं जाएंगे तो फिर रेमिटेंसेस कहां से आएंगी, रेमिटेंसेस नहीं आएंगी तो फिर हमारा मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं रेमिटेंसेस पे इस वक्त जिंदा हैं। जावेद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यकीनन बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी है, मैं तो कहूँगा एम्बेसडर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और एक्टिव रहते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। जावेद साहब, आपकी नज़र में ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और यकीनन आप उनसे मिलते भी होंगे, आप बाहर ही रहते हैं, आप उनको देखते भी होंगे, उनकी सक्सेस स्टोरीज को भी देखते होंगे। व्हाट इज योर कमेंट ऑन इट सर? देखिए, इसके दो पहलू हैं मेरी नज़र में। एक तो चीज़ हमको ये देखनी है कि वो जा क्यों रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो ये तो मेरे लिए, आप सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि क्यों हम अपने नौजवानों को डिसइल्यूजन कर रहे हैं अपने मुल्क से।
अगर उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे उनको वो तमाम सहूलियात जिनको वो आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे या नॉर्मल मीडिया पे देखते हैं कि बैरून मुल्क लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी गालिबन ज़्यादा बेहतर उनको नज़र आती है, वो कहते हैं ना, दे गो फॉर द ग्रीनर पास्चर्स, हमेशा दीवार के उस तरफ हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि वी शुड हैव डन बेटर, हमें चाहिए था कि हम अपने जो नौजवान हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देते। तो मैं तो उसको एक तरह से फेलियर कहूंगा अपनी सोसाइटी का। मैं किसी हुकूमत पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये एक सक्सेसिव फेलियर्स हैं कि हम अपने यूथ को हमने डिसइल्यूजन कर दिया है। दूसरी, आपकी जो बात से मुझे सवाल से यूँ लगा कि आपके पहले शुरका भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि वो बाहर जा रहे हैं, तो यकीनन उसमें एक अच्छा पहलू भी है। जब कोई मुल्क से बाहर जाता है और वहाँ जाके वो एक बेहतर रोजगार हासिल कर पाता है, तो यकीनन उसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि वो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी तख्लीक दे सकता है अल्लाह की मदद से, और दूसरा ये कि वो अपने मुल्क में रेमिटेंसेस भेज सकता है। तो ये इसका एक मुस्बत पहलू है। लेकिन इसमें एक जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि मैं देखता हूँ कभी कभी कि हमारे बहुत से टैलेंटेड, पढ़े लिखे, बहुत देखने में प्लेजेंट पर्सनैलिटीज़ वो यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद यूरोप में या गल्फ के अंदर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहाँ लैंड करेंगे और वहाँ पे उनको फौरन जॉब्स मिल जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। बिलखुसूस अगर आप यूरोप चले जाएं, वहाँ वीज़ा के भी इश्यूज हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आना पड़ता है। गल्फ के अंदर किसी हद तक जॉब सीकर वीज़ाज वगैरह जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन मेरा मशवरा अपने तमाम नौजवानों को यही होगा कि आप आने से पहले अपनी जो जो भी आपकी पर्सपेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको पहले आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। सिर्फ ब्लैंकली आप यहाँ ना आ जाएं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ौरन हमको जॉब मिलेगी और वो नहीं मिलती, तो वो डिसइल्यूजनमेंट जिससे वो एस्केप करके अपने मुल्क से आए होते हैं, वो मज़ीद ज़्यादा डिसइल्यूजन हो जाते हैं। तो आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि अनदर, आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन की कंपनीज हैं उनका भी काफ़ी हद तक इसमें ये है कि वो आई थिंक उनको चाहिए कि वो वेटिंग प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर करें। सिर्फ वो ये ना समझें कि उनको एक क्लाइंट मिला है जिसको उन्होंने जॉब दिलवानी है, बल्कि वो ये उनको तमाम मस्बत और मनफी पहलू जो हैं वो बता दें। उसके बाद अगर कोई आता है मुल्क से बाहर और जॉब करता है, तो उसमें तो खुशाइन पहलू है हमारे मुल्क के लिए भी, उनके लिए भी। जावेद साहब, आपने माशाल्लाह से मुत्तहदा अरब अमारात में अपनी रिहाइश इख्तियार की हुई है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यूएई में इस वक्त कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं नौजवानों के लिए आगे चल के। लेकिन गुफ्तगू में शामिल करते हैं जमील खान साहब को। डॉक्टर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी नज़र में ब्रेन ड्रेन, नौजवानों का बाहर जाना, क्या ज़रूरी है और क्या ये अच्छी खबर है डॉक्टर साहब? नहीं, मेरे तई तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, जिस ज़माने में भुट्टो ने एक बहुत कसीर तादाद में भेजा था गल्फ़ कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर दुनिया के दूसरे ममालिक में, वो अच्छी बात थी, ज़र मुबादला आया और ये आया। लेकिन उसको 40-45 साल हो गए हैं। अब तो हमें अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए था, और अब तो हमें अपने नौजवानाने मिल्लत और अपने जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनके स्किल से खुद मुस्तफ़ीद होना चाहिए था। बहरहाल उस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले इसका टेक्निकल देख लेते हैं, फिर उसका हम दूसरे पहलू पे नजर डालेंगे। और बड़ी सीधा सी बात है, देखिए अप्रैल कोई 8 लाख के करीब एक साल में लोग नौजवानों का निकल जाना यहाँ से, और उसमें ज्यादातर स्किल्ड लोगों का निकल जाना। मुल्क में जहाँ के स्किलफुल लोगों की कमी इसलिए है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 1200-1300 के करीब वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल हैं, जबकि उनमें से बहुत कलील तादाद है जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के मुताबिक जो प्रोड्यूस करते हैं अपने ग्रेजुएट पे। तो वो मसला है। दूसरा, हमारे एजुकेशन में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत फुकदान है, तो लिहाजा वो एक मामला बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है कि हमारी अपनी इंडस्ट्रीज में जो स्किलफुल लोग हैं वो इतने नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको बाहर का डायरेक्शन ज्यादा मिल जाता है। फिर दूसरा फैक्टर इसमें है इकोनॉमिक फैक्टर का, और इसमें हमें हकीकत पसंदाना होना चाहिए। इसमें हमें ठीक है, एक पेसिमिस्टिक फीलिंग बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम हकीकत से हमें करीब होते हुए चीज़ों का अहाता करना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे जो मेजर डिस्पैरिटी है इन इनकम अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ और जो बाकी ममालिक में, जिसका तस्करा भी हो भी रहा था कि अब खास तौर पे डॉलर के पैरिटी के बाद तो और ज़्यादा वो फैक्टर है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है मामला वो इन इक्वालिटी का। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी
वो इक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोट करता है, आर्टिकल है उसका उसमें, लेकिन इनइक्वालिटी उसमें और ख़ास तौर पर इनकम के लिहाज से जो प्रिविलेज लोग हैं, जिनकी सिफारिशें ज़्यादा है, जो लोग यहाँ इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको ज़रा ज़्यादा वो इक्वल अपॉर्चुनिटी से हटकर उनको ज़्यादा मराद मिल जाते हैं। तो जो मुतवसत तबके के लोग हैं, टैलेंटेड भी हैं, वो जब देखते हैं कि हमारी कंपटीशन में वो फेयरनेस नहीं है, तो वो दिल बर्दाश्ता भी होते हैं। फिर कुछ ह्यूमन राइट्स के मामलात यकीनन हमारे जैसे कंट्रीज़ में आ जाते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से देखा जाए तो वो नहीं हो सकते, जो कि हकीकत है, वो मानना पड़ेगा हमें। फिर देखना ये होता है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि हमारा कंट्री वतन अजीज और जिस डेस्टिनेशन का वो इंतखाब कर रहे हैं अपने स्किल, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी वसात, अपनी अपनी औकात के मुताबिक, तो उसमें उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। फिर एक सोशो कल्चर फैक्टर इसमें जो आता है, उसमें पॉलिटिकल फैक्टरों को भी रखना पड़ता है बीच में साथ में। OECD के जो मेंबर कंट्रीज हैं, पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 59 मिलियन माइग्रेंट्स हैं, जिसमें से 20 मिलियन हाईली स्किल्ड हैं, उसके बाद फिर मीडियम स्किल्ड हैं, ऑल दैट, जिन्होंने अपना मुल्क छोड़ा। और उसमें से कौन से ममालिक ज़्यादा हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, बाकी ममालिक उसमें नहीं है। तो इसी तरीके से इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, वो है हमारी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, हमारी अपनी डेवलपमेंट पर। जब हमारे स्किलफुल लोग चले जाती हैं तो हमारी अपनी फिर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, दो लफ्ज का इस्तेमाल करके दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, वो है पुश एंड पुल फैक्टर। जो मैंने ऊपर जितने गिनवाए हैं वो पुश फैक्टर हैं। पुल फैक्टर्स में से मेरे दोस्त दूसरे जो यहाँ पैनलिस्ट हैं शायद वो बताएं कि पुल फैक्टर्स, मेरी नज़र में बहुत कम पुल फैक्टर्स हैं। कि हम चाइना में पुश फैक्टर था तो सारे लोग चले गए, जब पुल फैक्टर आया तो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई। इंडिया में पुश फैक्टर था, जब उनके अपने मौके नहीं थे तो भागे वहां से स्किलफुल लोग, जब उनके पास अपने हुए तो रिवर्स माइग्रेशन पुल फैक्टर के जरिए हो गई। तो हम दुआ कर सकते हैं कि हम अपना वो पुल फैक्टर आगे जाके बनाएं, ताकि हम उसे लोगों को अट्रैक्ट कर सके, रोकने में भी, और साथ में उनको हम अट्रैक्ट कर सके जो बाहर जा चुके हैं उसको। 2009 में प्रेसिडेंट का एक प्रोग्राम आया था जिसमें कि हम पाकिस्तान के ओवरसीज के बड़े होनहार सपूतों को बनाना चाहते थे। उनका जो हमने हशर किया वो सारे भाग गए, ज्यादातर उसमें से तकरीबन सारे भाग गए। तो जॉब सेटिस्फेक्शन का एक दूसरा मामला है। और दूसरी बात यह है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज और जो रिस्पेक्टेबिलिटी है, ये मैं आपको बहुत सारे फैक्टर्स और गिनवा सकता हूँ इस मामले में, जो कि पुश फैक्टर में शुमार होता है। और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो उन ममालिक में हमारे नौजवानों ने मिलत को मिलती है, वो यहाँ नहीं मिल रही है। यूनेस्को के रिपोर्ट के मुताबिक जो हाईली स्किल्ड माइग्रेशन हो रही है पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन 50% से ज्यादा पिछले 10 सालों में हुई है। तो बाकी यहाँ जो आपके पास सन के हमारे बहुत ही इस मामले में तजुर्बेकार शख्सियत बैठी हुई है, वो बाकी इसमें आपको बता देंगी। और फिर अब जो सर्वाइवल मुश्किल हो गया है नौजवानों का, जहां आज की रिपोर्ट के मुताबिक 37.9 तकरीबन 40% जो है हमारी, वो आज इन्फ्लेशन हो जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहां इतनी हो, तो उस लिहाज से लोगों की आस जो है वो टूटनी शुरू हो जाती है। और आप वो कहते हैं ना कि सांस टूट जाती है, आस टूट जाने से, लेकिन फिर भी इस देश के नौजवानों ने मिलत ऐसे हैं कि उन थोड़ी सी आप आस दिखला दें तो मुझे यकीन है कि वो इस मामले में बाकी चीजों को दरगुजर करके अपने माँ बाप, वालिदैन, अपने वतन, अपने गली, अपने कूचों में रहना पसंद करेंगे। और ऐसे हैं लोग। तो इसीलिए मैं अपने देश के नौजवानों के लिए एक ही पैगाम देता हूं जो मैंने खुद अशार लिखे हैं कि मेरे देश के जवानों, हिम्मत न हारना, कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना, और नई नस्ल के चिरागों उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत न हारना, और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस घड़ी में, हिम्मत न हारना। हमारे जो पॉलिटिकल अकाबरीन हैं उनको चाहिए कि इस लाइन पर वो मोटिवेट करें हमारी नौजवाना ने मिल्लत को, तो फिर उनको पता पड़ेगा। और जावेद साहब इसको बेहतर समझते हैं कि हमारे
इतने स्किलफुल लोग जब जाते हैं यूएई में या बाकी ममालिक में, तो उन्हें किस किस्म की तकबदो करनी पड़ती है। वो मेरा डॉक्टर दिल साहब होता रोता है ना, है। हमारे यहाँ मुल्क में तो पाकिस्तानी लाइन में खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं, वहां जाके जो है बाथरूम साफ करने को भी तैयार हो जाते हैं। ये भी बड़ा चेंज आता है हमारे नौजवानों में, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे तुम फर्स्ट क्लास सिटीजन है, वहाँ पे थर्ड क्लास सिटीजन है, तो वहाँ पेट्रोल डालना हो, सैंडविच आर्टिस्ट बनना हो, कहीं सफाई वफाई करनी हो, तो वहाँ शर्म नहीं आती, यहाँ शर्म आती है। लेकिन अभी सवाल इंपॉर्टेंट भी है, जब जिस तरह बात हो रही है, वो सवाल इंपॉर्टेंट ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त, कि पूरी दुनिया में इमिग्रेशन खुली हुई है, हर मुल्क इस वक्त इमिग्रेंट्स को इनवाइट कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़, नौकरियां, लाखों नौकरियां दुनिया में आई हुई हैं, पाकिस्तानीज अप्लाई कर रहे हैं। कौन से मुल्क को चूज़ करना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या वजूहात हैं, इस पर गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अदनान पराचा साहब मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद अदनान पराचा, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं। अदनान भाई, आप बताइए, आप कौन सा मुल्क इस वक्त समझते हैं कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जाना बहुत आसान है और यहाँ कमाना भी बहुत आसान है? जी, सबसे पहले मैं एक कनेक्ट ये इस टॉपिक से ये करना चाहूँगा कि एक मेरे भाई ने कहा कि जी यूएई के अंदर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट आती है उसको अवेयरनेस वगैरह पैदा करना चाहिए। पहली बात मैं ये क्लियर करूँगा कि जो हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के जो प्रमोटर्स हैं पाकिस्तान में, ये जितनी भी डिमांड्स जनरेट करते हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसमें पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान की कॉन्सुलेट ऑन बोर्ड होती हैं। करेक्ट। और ये थ्रू प्रॉपर चैनल ही प्रोटेक्टर के थ्रू, परमिशंस के थ्रू और एडवर्टीजमेंट के थ्रू हायरिंग की जाती है और उनको वही सैलरीज बताई जाती हैं जो एज पर डिमांड और एज पर एग्रीमेंट जो कंपनीज ने बनाई होती हैं। राइट। प्रॉब्लम ये आ रही होती है, प्रॉब्लम आ रही होती है विजिट वीज़ास पे जो लोग जाते हैं और वहाँ पे जॉब सर्च करते हैं और जब उनको जॉब्स नहीं मिलती या वो कुछ जो माफिया है जो विजिट वीज़े पे लोगों को, मासूम लोगों को भेजता है, वो जो लोग वहाँ पे जाते हैं और वो जब वापस आते हैं जहाँ या फिर उधर से गिरफ्तार होते हैं, तो वो हमारी एक छोटी सी जो क्वांटिटी जो है वो हमारा पाकिस्तान का लेबल ख़राब करती है। नंबर एक तो चीज़ ये। दूसरी, आपने सवाल जो मुझसे किया था कि कौन सा मुल्क, देखें इस टाइम पे कोविड के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम पे वर्कफोर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन 26 से 27 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि ब्रेन ड्रेन है क्या। ब्रेन ड्रेन कभी भी स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल लोगों पे नहीं इम्प्लीमेंट होता। ब्रेन ड्रेन हमेशा प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, जो कि हमारे 2022 के अंदर हमारे जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान से 2450 डॉक्टर्स गए हैं और 2023 के अभी ये 4 महीनों के अंदर 970 डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर एम्प्लॉयमेंट पे गए हैं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो तकरीबन 6000 के करीब पाकिस्तान से बाहर गए हैं 2022 में और अब तक 4 महीनों में 2650 गए हैं। ये चीज़ें देखें, ये जो ब्रेन ड्रेन्स का कॉन्सेप्ट है ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है। कभी भी प्लीज़ ये स्किल्स और अनस्किल और सेमी स्किल पे ये इम्प्लीमेंट ना किया करें ब्रेन ड्रेन, क्योंकि देखें किसी भी मुल्क की तरक्की, कामयाबी, बजट वो 3 चीज़ों पे बन रही है, जिसके अंदर रेमिटेंसेस है, एफडीआई है और आपका एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट हमारी इस टाइम पे पाकिस्तान की डाउन है, एफडीआई हमारा 98% कम हुआ है और हमारे पर रेमिटेंसेस ही वाइस सोर्सेज है जो कि हम जनरेट कर सकते हैं अगर हम पाकिस्तान से बाहर लोगों को भेजें। 8,34,000 वर्कफोर्स हमारी 2022 में पाकिस्तान से बाहर गई है, जिसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 6.5 से पौने 7 लाख जो गल्फ स्टेट्स में गई हैं, उसमें 97-98% हमारे अनस्किल और स्किल लेबर है। आप ये वो चीज़ अभी देखें, हाईलाइट वो चीज़ करें कि ब्रेन ड्रेन को मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिलेंगी वहाँ पे लोग जाएंगे। अब बात आपने की कि कौन से ममालिक में जाना चाहिए, तो इस टाइम पे जापान ने इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड जो अनाउंसमेंट की है 3 से 3.5 लाख वर्कफोर्स हमें चाहिए 14 से 15 कैटेगरीज के अंदर। अगले 10 साल के अंदर उनको 3.5 मिलियन लोगों की अशद ज़रूरत है, 30 लाख से 35 लाख बंदों की। और उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं कि 14 कैटेगरीज इनके अंदर आए, लेकिन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, हमारी बेसिक लैंग्वेज को सीखना है जिसके अंदर N5 और N4 है।
N5 में भी उन्होंने कह दिया कि आप N5 सीख के हैं, हमारे पास आएँ, काम करें, जहाँ पे सैलरी 1800 से $2000 है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है लेबर क्लास की। और अगर आप N4 करते हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको फैमिली स्टेटस भी देंगे। इसी तरीके से अब उसके अंदर ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन्होंने तकरीबन 18 से 20 ओवरसीज प्रमोटर्स को अलाउ किया है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में इस टाइम पे 2400 के करीब एक्टिव प्रमोटर्स हैं। अगर ये सेक्टर सबके लिए खोल दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से स्किल, अनस्किल और सेमी स्किल कैटेगरीज के जो लोग हैं 80 to 90% वो अगर जापान को अगर हम फोकस करें तो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ सकती हैं। देखिए हमारी जो यूथ है, हमारी 60% यूथ है। हम हमेशा ये शोर तो करते रहते हैं कि यूथ है, लेकिन यूथ की यूटिलाइजेशन हमारे पाकिस्तान में इस टाइम पे नहीं हो रही, और उसकी खास वजह जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम का ठीक ना होना है। हमारी यूथ को यूटिलाइज करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स बने, जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर पाकिस्तान की यूथ अपने ट्रेनिंग्स लेके और लैंग्वेज सीख के यहाँ से बाहर जा सकती है। जर्मनी को इस टाइम पे 6 से 7 लाख लोगों की जरूरत है, राइट पुर्तगाल को अदनान जरूरत साहब, है, फ्रांस को जरूरत है। राइट अब अदनान इन साहब, राइट अदनान साहब। अच्छा, मैं मुल्कों आपके को साथ आगे चल के ना को प्रोग्राम में एक किस्सा भी शेयर करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी बाहर जाके माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम इतना रोशन करते हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो। कुछ किस्से हैं, मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका कमेंट लूंगा। लेकिन जावेद मलिक साहब, यकीन मैं जानता हूँ योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, यू हैव टू गो समवेयर, तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, आपने मुत्तहदा अरब अमारात को क्यों चूज़ किया? नंबर वन, जो मीना रीजन है, मिडल ईस्ट रीजन है, इसमें आप समझते हैं कितनी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर आप दुनिया में कोई और मुल्क चूज़ करना चाहें तो वो कौन सा होगा सर रहने के लिए? अच्छा, मुझे एक्चुअली फ्रैंकली आपके प्रोग्राम के हवाले से मुझे एक चीज़ आप क्लैरिफाई कर दें, क्या आप ब्रेन ड्रेन पे बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो नौजवान हैं वो बाहर क्यों जा रहे हैं, यस, या फिर आप बाहर जाने के लोगों की जो एडवांटेजेस हैं उस पर डिस्कस ऑफ करना कोर्स चाह रहे हैं? तो उसके अपॉर्चुनिटीज़ मुताबिक भी फिर हम डिस्कस अपने, करें जावेद साहब कि बिकॉज उनके पास कौन कौन सी मैंने अपॉर्चुनिटीज़ आपको हैं। अपने पहले सवाल के जवाब में ये कहा था कि पहला जब हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन होता है, तो बिल्कुल हमसे जो पहले अभी साहब शरीके गुफ्तगू थे वो सही कह रहे थे कि जो ब्रेन ड्रेन, द टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड फॉर पीपल ऑफ लाइक इस- डॉक्टर्स, ठीक, इंजीनियर्स, टेक पीपल, हाईली जो कि स्किल्ड, एक बहुत ही हाईली स्किल्ड, या दे आर ऑन द हाई एंड ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड, वो करेक्ट, अगर आपके मुल्क को छोड़ जाएं तो उसको आप कहते हैं ब्रेन ड्रेन। वो तो एक मनफी बात है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मुल्क के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन ठीक, जो दूसरी बात है वो है कि आप लेबर्स या जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग हैं उनको आप मुल्क से बाहर भेजते हैं और वो आपके मुल्क के लिए रेमिटेंसेस का बायस बनते हैं। तो वो तो हमारे जब से मुल्क बना है वो हमारा हो रहा है, भुट्टो साहब के ज़माने से, अभी एम्बेसडर जमील कह रहे थे, तो बिल्कुल वो सही बात है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप मुझे ज़रा अगर आप नहीं, नाउ क्लैरिफाई माय कर सकें क्वेश्चन कि टू यू आप इज किसके डिफरेंट। ऊपर पहला बात मैंने करना आपसे चाह वो रहे हैं। ब्रेन ड्रेन वाला सवाल किया था, मेरा इस वक्त आपसे सवाल यह है कि मोस्ट लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आप दुनिया में किस मुल्क में इस वक्त देख रहे हैं? अगर कोई हमारे बहुत सारे नौजवान इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपको फॉलो करते हैं जावेद साहब, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? यूएई में? अगेन यू हैव टू क्वालिफाई कि वो नौजवान कौन है। अगर तो वो अनस्किल्ड हैं या वो सेमी स्किल्ड हैं और वो उस किस्म की जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो वो उनका एक डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अभी आप हमारे दोस्त अब से पहले जर्मनी की बात कर रहे थे, यूरोप की बात कर रहे थे, पोलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं और वो उनको ज़रूरत है वहाँ पे, स्पेशली ब्रेग्जिट के बाद। अब जर्मनी के अंदर ऐसा भी है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको स्कॉलरशिप्स देती हैं टू स्टडी इन देयर कंट्री। अपनी ज़बान को प्रमोट करने का उनके पास ये एक तरीका है। इसी तरह जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप ये कहते हैं, उन लोगों, अब नौजवान जो होंगे वो या तो ग्रेजुएट्स होंगे या वो बिल्कुल ही उससे भी कम होंगे। तो अगर जो ग्रेजुएट्स हैं तो मैं तो उस चीज़ के, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप, शायद मेरी बात आपको पसंद आए या ना, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमारे नौजवान जो कि स्किल्ड हैं, जो कि ग्रेजुएट्स हैं, जिनको हमने उनके ऊपर इन्वेस्ट करके उनको डिग्रियां हासिल करने, यानी उन्होंने हासिल की हैं, उनको हमारे मुल्क में जॉब मिलनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो अपना मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग ये समझते हैं, उनके फैमिली टाइज हैं या उनके कुछ और अपॉर्चुनिटीज है, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो उनको ये देखना होगा कि वो किस किस्म की स्किल्स उनके पास हैं। इस वक्त यूरोप के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जिस तरह से हमारे दोस्त पहले कह रहे थे, ये वो आपको बता सकेंगे जो कि
एम्प्लॉयमेंट के एक्सपर्ट्स हैं कि भाई कहाँ कहाँ उनको किस किस्म की जॉब्स चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि मेरा सिर्फ जो आपसे कमेंट है वो ये है कि एक तो लोग ऐसे हैं जो कि बाकायदा स्टडी करके एवेल्युएट करके अपनी स्किल्स को मैच करके किसी मुल्क का इंतखाब करते हैं और वहां जाते हैं, लेकिन एक जो ऐसा हमारे कुछ दोस्त या कुछ नौजवान जो एक लक के ऊपर विजिट वीजे पे चले जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे उनको जॉब मिले। तो मुझे इस तरह से बहुत सारे नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई, बरतानिया में भी, यूरोप में भी, जो वहां आए हुए हैं लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वैसे ही वो विजिट वीजा पे आ गए थे या स्टूडेंट वीजा पे आ गए थे और वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट तलाश कर रहे हैं। तो मेरा उनको तो मशवरा होगा कि वो ऐसे ना करें, पहले अपनी जॉब को सिक्योर करें और किसी प्रॉपर अंदाज में वहां पे तशरीफ लेकर जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। गल्फ के अंदर जब आप बात करते हैं तो गल्फ के अंदर यहाँ पे डायनामिक्स बहुत बदल चुकी हैं। आज से 20 साल पहले ये ममालिक जो गल्फ के ममालिक हैं ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्टेज पे थे। वहां पे आपको मेसन्स और इस किस्म के लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। अभी जब यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ पे यानी सैकड़ों की तादाद में पूरी गल्फ के अंदर होटल्स मौजूद हैं, वहां पे और इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे उनको सर्विस इंडस्ट्री के लोग चाहिए। जहां पे हमारे यहाँ अगेन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपने पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस नहीं है। कुछ हैं लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक और प्रॉब्लम जो कि मुख्तलिफ ममालिक में होता है वो लैंग्वेज है। मैंने देखे हैं कि ग्रेजुएट्स होते हैं लेकिन उनको अंग्रेजी के अंदर उबूर नहीं होता। अब जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से में शामिल होना चाहते हैं, होटल्स में या हॉस्पिटैलिटी में, तो आपके लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग ना हो, आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर आप उस जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाते, लिहाजा फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जरा क्वालिफाई कर लें अपनी थोड़ी गुफ्तगू कि हम किस एंगल में उसको लेके सर हम सारे एंगल्स देख रहे हैं, हम कोई एंगल छोड़ना ही नहीं चाहते जावेद साहब। वी वांट टू कवर ऑल द एंगल्स। थैंक यू सो वेरी मच जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप मुत्तहदा अरब अमारात में ज्वाइन कर रहे थे। आई नो यू आर अ वेरी बिजी मैन, और यकीनन आपने जो बातें कहीं बहुत अच्छी कहीं, समझने वालों के लिए आसानी से आपने समझा भी दी हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अपने यूथ को, अपने नौजवानों को प्रॉपरली इक्विप करके बाहर भेजें। और जो साहब मलिक साहब ने भी बात कही कि यार इलीगली जाना तो आप सोचे भी ना, ये स्मगलिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सोचे भी ना। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड को भी देखिए, अपनी स्किल्स को भी देखिए कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आपको कौन कौन से काम आते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। पूरी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, तरीक़ेकार तय करके बाहर जाइए। ऐसे ना बाहर जाइए कि टूरिस्ट वीज़ा लेके जाएं और फिर इलीगली वहाँ स्टे करें और फिर वहाँ पर आप पाकिस्तान की जगहसाई हो, बेइज्जती हो, क्योंकि यकीनन ये अच्छा इंप्रेशन और इमेज नहीं देता। थैंक यू जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। हमारे साथ इकबालुद्दीन गाजी साहब मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह से फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं सन कंसल्टेंसी के, और बड़े हज़ारों लोग इन्होंने पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं। बहुत बड़ा पुराना नाम है सन कंसल्टेंसी का यकीनन। गाजी साहब, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कहेंगे इसको? मैं इसको कहूँगा कि हमें जो है, आपने अभी पहले बात की थी कि लोग जा रहे हैं, तरसीलात ज़र कम हो रही है। इसको इम्प्रूव करने का सिंपल यही है कि जो लोग जा रहे हैं एक मिनिमम ट्रेनिंग और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ जाएं। उनकी इनकम अगर 2000 रियाल है तो 5000, 6000, 8000 रियाल हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव है। आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट कि भाई पाकिस्तान इतने लोगों को जॉब नहीं दे सकता, अब हमने ये लोगों ने बाहर जाना ही है। और गाजी साहब, आप आपके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हैं वो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि अगर प्लम्बरी, कारपेंट्री और इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके तुम लंदन चले जाओ तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे बताइए कौन सी तैयारी करके हमें बाहर जाना चाहिए? कोई भी आप जो है इलेक्ट्रिशियन हो जाएं, एसी मैकेनिक हो जाएं, HVAC के हो जाएं, जो कि सिर्फ सिटी एंड गिल्ड्स की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो। यू हैव अ जॉब इन यूरोप, you have a job in Middle East or wherever you go, and a high paying job instead of a labor job. Now in terms of, आपने सवाल पूछा था किस कंट्री में ज़्यादा जाना चाहिए। अभी जो है जर्मनी के अंदर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल। अच्छा, जिन्होंने हाई स्कूल किया हुआ है, A लेवल किया हुआ, बैचलर्स डिग्री की हुई है, वहाँ जाएं। जर्मनी में कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, पीरियड, फॉर लोकल स्टूडेंट, एंड यस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नो ट्यूशन फ़ी।
जीरो। जीरो, तालीम फ्री, जिल्च, मुफ्त। जिल्च। और वो अमेरिका में कितनी है? अगर आप अमेरिका में डिपेंडिंग ऑन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फ्रॉम 1.5 करोड़ टू 3 करोड़ रुपीस पर ईयर 1.5 से 3 करोड़ साल का जो अमेरिका में है वो जर्मनी में फ्री है। फ्री है। वाओ। अब जर्मनी में ये है कि वहाँ पर अच्छा, आपको वहाँ पर एडमिशन मिलने के लिए, वीज़ा मिलने के लिए जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं ये है। लोग समझते हैं जर्मन नहीं आती तो नहीं जा सकते, गलत लेकिन अगर आप वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं, जर्मन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अंग्रेज़ी में ही है। Okay. वो सीखने आसान होता है। 3 महीने में एक यंग बच्चा A1 A2 सीख जाता है। जिस दिन वो लैंड करे उसके दूसरे दिन वो नौकरी शुरू कर सकता है है। लीगली कर सकता है एंड सपोर्ट देमसेल्फ फॉर एजुकेशन कंप्लीट करें, 2 साल का वर्क परमिट ऑटोमेटिकली, यू फाइंड अ जॉब। एंड कीप इन माइंड, जर्मन इकोनॉमी इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी। एनीबडी हु वांट्स टू वर्क हैज अ जॉब। वही लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं जो कि काम नहीं करना चाहते, बी दैट फॉरेनर और बी दैट लोकल जर्मन। ठीक। ग्रेजुएट किया, ब्लू कार्ड लिया, नौकरी हासिल की, 5 साल में सिटीजनशिप ले ली। क्या बात है। So you go as a student, in few years you end up a highly educated person and a global citizen of the world. क्या बात If you want to come back to Pakistan and serve, you are here. You are in demand globally with German education and German experience and German passport. आपके पास हजारों लोग आए हैं। आपने, मैं पहले बात कर रहा था, आपने बताया कि आपने तकरीबन 14,000 लोगों को बाहर भेजा है। सबसे ज्यादा कौन से मुल्क में भेजा है? सबसे ज़्यादा कनाडा भेजा। Why do people like Canada so much? कैनेडा से इतना प्यार क्यों? वहाँ देसियों की तादाद ज्यादा है, पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है। इसकी जो जड़ है ना, हिस्ट्री में है। जी। क्योंकि हम अंग्रेज के बैकग्राउंड सिस्टम से आए हैं। जी। तो लोग जनाब जाते थे इंग्लैंड जी। और कनाडा, इंग्लैंड, फिर अमेरिका, फिर यूएसए। हमने जर्मन की तरफ देखा ही नहीं। अब लोग देखना शुरू कर रहे हैं। कनाडा में भी ये है कि वहाँ सब कल्चर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ वन पुल फैक्टर इन कनाडा। लेकिन इकानमी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि जर्मनी में है। सिमिलरली हांगकांग की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स, अच्छा। वर्ल्ड क्लास, एज गुड एज आईवी लीग्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जर्मनी, हांगकांग में जाएं, generous scholarships, and while you are studying, again full time economy. ये बड़ा ज़रूरी है कि किन फैक्टरों को देखा जाए कहीं जाने के लिए। नंबर 1 देखें कि उसकी इकानमी कैसी है। अगर उसकी इकानमी में जॉब्स हैं तो वहाँ जाएं। अगर पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी है तो नहीं जाएं, बेवकूफ़ी होगी। जरा सोच समझ के फैसला कीजिएगा अपना। हांगकांग में जो है, आपको पढ़ें भी, पार्ट टाइम जॉब भी करें, आफ्टर ग्रेजुएशन you get Chinese passport. Chinese passport is offered to those who graduate and have a work experience. क्या बात है। in Hong Kong. तो हांगकांग भी I think it's a very good destination, and पूरा यूरोप है, specifically Germany because of solid economy. Agreed। और मैं जर्मनी जाने के लिए तैयार हूँ। गाजी साहब कुछ मदद करें। अच्छा गिलानी साहब, आपने कभी कोशिश नहीं की बाहर जाने की? नहीं, बाहर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे जो मुल्क है इसमें आपको पता है कि हमारा ताल्लुक मीडिया फील्ड से है, और मीडिया फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और दिन ब दिन यहाँ की मीडिया फील्ड ग्रूम हो रही है, बाहर भी ग्रूम हो रही है, और डिमांड्स हैं हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बाहर जाने की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहरहाल मैं पाकिस्तान में रहना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरी स्किल्स जो हैं वो मेरे मुल्क के लिए सर्फ हों। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपका जवाब सुन के गिलानी साहब, कि बिल्कुल। आपने मीडिया के लिए बात की कि मीडिया ग्रूम हो रहा है। बिल्कुल। मेरी नज़र में मीडिया जब से पैदा हुआ है, हमें थोड़ी सी कम मेच्योरिटी है, हमें ज़्यादा मेच्योर होने की और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की ज़रूरत है, लेकिन सैडली हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें करने की ज़रूरत है। गिलानी साहब, रेमिटेंसेस के ऊपर आपने बड़ा काम किया है जी। क्या हवाला हुंडी ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रेमिटेंसेस का? जी बिल्कुल। इस वक्त तो जो ब्लैक मार्केट है वो हवाला हुंडी नेटवर्क जो है, इतना क्रैकडाउन हुआ था, इतना ऑपरेशन हुआ था, इतने सारे डीलर्स को बंद किया गया था, वो सब। देखें, हमारी रेमिटेंसेस अगर मैं बात करूं अभी 11 महीनों की, तो तकरीबन 23 अरब डॉलर पे आ गई है, और अगर मैं गुज़िश्ता साल की बात करूं 11 महीनों की, तो 26 अरब डॉलर थी। 26 अरब डॉलर से घटकर हम लोग 23 अरब डॉलर पे रेमिटेंसेस पे आ गए। ये एक बड़ा डेफिसिट है। और अगर मैं गुज़िश्ता साल की बात करूं, पूरे गुज़िश्ता साल की, तो हमारी रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर थी, जो इस वक्त 23 अरब डॉलर पे हम लोग खड़े हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा
हमारी 2-3 अरब डॉलर की और रेमिटेंसेज आ जाएंगी तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए रेमिटेंसेज में। और देखें रेमिटेंसेज तो कम होंगी हमारी, क्योंकि हमारा ब्लैक चैनल बहुत एक्टिव है। अगर स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की पेमेंट को लिंक कर दिया इंटरबैंक मार्केट से, तो इससे अगर हम समझ रहे हैं कि इंटरबैंक और नॉन मार्केट का फ़र्क कम हो जाएगा और रेमिटेंसेज की शरह बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हुकूमत को रेमिटेंसेज को बेहतर करने के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन लॉन्च करना पड़ेगा। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि स्वैप फॉरेक्स सिस्टम भी आ जाएगा बजट के बाद। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी रेमिटेंसेज को बढ़ाने में मदद नहीं करेगी। रेमिटेंसेज को बेहतर करने के लिए हुकूमत को बेहतर मौशी पॉलिसी मुरत्तिब करना होगी। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं उनको बाहर जाने में भी दिक्कत का सामना है। ई वीज़ा ई नंबर्स जो हैं वो लगने में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी वीज़े पे, कभी बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाती है। गुज़िश्ता साल जो है हमने देखा कि हमारे कुछ ममालिक से जो कमर्शियल अटैचीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें कोटा नहीं मिला। फीफा वर्ल्ड कप में कतर गवर्नमेंट ने 1 लाख पाकिस्तानी लोगों की डिमांड की थी, गवर्नमेंट ने सिर्फ 50,000 लोग बाहर भेजे। यानी 50,000 लोग जो हमारे नहीं गए, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड लेबर हमारी जो फीफा वर्ल्ड कप में नहीं गई, तो वो कोटा पे दूसरा ममालिक शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। इसी तरीके से आप देख लें कि जर्मनी के अंदर 7 लाख लोग मांगे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ 15 लाख लोगों की डिमांड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दूसरा ममालिक से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमर्शियल अटैचीज़ बात नहीं करते, खारजा पॉलिसी का फुकदान है, जिसकी वजह से हमारा कोटा डिवाइड होकर इंडिया चला जाता है, बांग्लादेश चला जाता है और दूसरे ममालिक से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो ई नंबर्स का मामला है या बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम है या मेडिकल टेस्ट का प्रॉब्लम है, इसको सहल करना चाहिए ताकि लेबर तबका भी परेशान ना हो, स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड लेबर जो है वो परेशान ना हो। और सबसे अहमियत की हामिल बात यह है कि देखें बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी अगर ये सोच के पैसे यहाँ भेज रहा है कि मैं यहाँ पे अपने घर वालों को पैसे भेज रहा हूँ, मेरे घर का यहाँ पे खर्चा अच्छा चल रहा है, तो जब इंटरबैंक मार्केट में 285 रुपये का डॉलर है और ब्लैक मार्केट में 320 रुपये का डॉलर है, तो इतना बड़ा फ़र्क है, इतना ह्यूज गैप है, आप इसको कम कर ही नहीं सकता। आपके मुल्क के अंदर से ब्लैक मार्केट ख़त्म नहीं होगी, कम हो सकती है। आप अच्छी पॉलिसी लाएं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की तमाम तवज्जो मरकूज़ है बजट बनाने में। तो इस वक्त तो ये 2 महीने का जो सर्कुलर निकला है स्टेट बैंक से, तो इससे तो हमजा गिलानी साहब, मैं एक बार बैठा हुआ था साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यासीन अनवर साहब जी, और ये वो गवर्नर थे स्टेट बैंक के जिनकी वजह से जो रेमिटेंसेस बाहर से पाकिस्तानी भेजते थे अपने घर को, वो रियल टाइम पहुंच जाती थी। यानी 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पैसे वहां से भेजे और यहाँ उनको रिसीव हो गए। इससे पहले उनसे पहले काफ़ी वक्त लग जाता था उन पैसों को यहाँ पहुँचते पहुँचते। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि सर आपको ये अचीव करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, तो उन्होंने ऐसी बातें कही कि मैं हैरान हो गया और मैं परेशान भी हो गया कि यार हमारे मुल्क में अगर सर्विसेज को इम्प्रूव करना हो तो क्या कुछ नहीं करना पड़ता, किस तरह इदारों को राज़ी करना पड़ता है। अदनान पराचा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, अमीन गुलाम अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको वेलकम कहूँगा, वो थाईलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीन साहब, उनसे ही मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ थाईलैंड में हैं, क्यों नौजवान बाहर जा रहे हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, और क्या चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं उन नौजवानों की जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। मेरे साथ इकबालुद्दीन गाजी साहब थे, उन्होंने कहा कि जर्मनी बड़ा अच्छा मुल्क है, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे बड़े बेनिफिट्स हैं, ईजिली वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो तालीम 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए की अमेरिका में होती है वो जर्मनी में फ्री में मिल जाती है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने हमें सोल्यूशन दिया है, गाइड भी किया है। ऑफकोर्स सन कंसल्टेंसी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं बात करना चाहूँगा अदनान पराचा साहब, आप कौन सा मुल्क आज के दौर में रेकमेंड करेंगे, क्योंकि यकीनन बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, कहां सबसे ज्यादा आपको इस वक्त अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं सर? देखें, जितने भी स्किल्स और एजुकेटेड जो हमारे यूथ हैं जो कि बाहर की अगर लैंग्वेज उस मुल्क की सीख सकती है, तो आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जापान ने नर्सिंग के अंदर, बिल्डिंग क्लीनिंग के अंदर, आपका मैकेनिक्स के अंदर, एविएशन इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में 14 कैटेगरीज के अंदर उन्होंने वर्कफोर्स मांगी है। उन्होंने कहा कि बगैर पढ़े लिखे भी लोग इधर आ सकते हैं, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेट्स, हर कैटेगरी के लोग आ सकते हैं अगर उनके पास एक्सपीरियंस है लोकल, और वो 3 से 4 महीने की बेसिक जापानीज लैंग्वेज सीख के आ जाएं, तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे।
और दूसरे साथ कोरिया भी हमारा मुल्क है, और मेजर जो इस टाइम पे चंक जो हमारी वर्कफोर्स जा सकती है वो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टाइम पे जर्मनी को 7 लाख वर्कफोर्स की ज़रूरत है, और हमारा ओवरऑल जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको 16 से 17 लाख बंदा हर साल चाहिए। अगर हम 16 से 17 लाख के अंदर अपना प्रोपोर्शन पाकिस्तान का ले पाएँ, तो मैं और हमारी अपनी खारजा पॉलिसीज़ को ठीक कर लें, और हम बाहर के ममालिक के साथ, उन ममालिक के साथ एमओयू साइन कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी और हमारी जो हमारी इधर जो पाकिस्तान की जो यूथ है उसके अंदर हम अवेयरनेस पैदा करें। एक सेमिनार्स और एडवर्टाइजमेंट, मीडिया इसके अंदर बहुत अच्छा एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। अगर वो चीज़ करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे कि अभी एप्टमा ने भी रिपोर्ट दिया कि हमारा तकरीबन 50 से 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गया है, इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट की इफेक्ट जो हुआ है। तो हमारे पास तो यूथ की कमी नहीं है, हम इस यूथ को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन खोली है, यूके ने इस टाइम पे वर्कफोर्स मांगी है हमसे, टर्की के अंदर भी रिक्वायरमेंट है। देखिए ममालिक, हर ममालिक के अंदर रिक्वायरमेंट है, कम या ज़्यादा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो 16 से 17 लाख बंदा हर साल चाहिए, ये रिपोर्ट जो है ये हम ऑलरेडी सबमिट कर आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और स्पेशली देखें, दो फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, एक आईटी की फील्ड बहुत अच्छी है और एक नर्सिंग की। देखें, एक यूनाइटेड नेशन का जो सर्वे है इकोनॉमिक अफेयर्स का, उनके मुताबिक 16% जो हमारी जो एज है 65 और 65 प्लस, वो बढ़ जाएगी हमारे 2050 तक। तो हमारे जो हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट है उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। देखें, और उसके अलावा ये है कि हम 25,000 के करीब आईटी ग्रेजुएट्स पाकिस्तान से हर साल पे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। 25,000 में हमारी जो यूटिलाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है वो तकरीबन 15,000 के करीब है। 10,000 के करीब हमारे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं या बिल्कुल लोअर लेवल की सैलरीज पे काम करते हैं। मैं उस यूथ को पैगाम दूंगा कि इस टाइम पे बाहर के ममालिक जहाँ के लिए आप इंटरेस्टेड है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के लिए आप जाएं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर उनकी लोकल लैंग्वेज आपने सीखनी है। लोकल लैंग्वेज सीखना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, कॉलेजेस करा रही हैं, और उसकी सर्टिफिकेशन वहाँ की फिर एम्बेसी टेस्ट लेके वो पास करके आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हैं। और रेमिटेंसेस के अंदर जी देखें, ये बिल्कुल ठीक कहा गिलानी साहब ने कि आप जो ग्रे चैनल्स जो हैं, जो हवाला हुंडी है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, कम ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इस चीज़ को एग्री भी करता हूँ, और इसके अंदर भी बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं जो हमारी वर्कफोर्स इस टाइम पे पाकिस्तान से बाहर जा रही है, हम उसको बाय थोड़ा सा उनको हम ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम उनको ऐसी स्कीम्स निकाल सकते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी का 50 या 60% हर महीने पाकिस्तान में आप अपने रेमिटेंसेस भेजेंगे, और 1 साल के बाद जब आप पाकिस्तान अपनी वोकेशंस पे आएंगे तो आपको पॉइंट सिस्टम मिल जाएगा या इजी लोन्स मिल जाएंगे, या उसकी बेसिस के ऊपर इजी लोन्स पे आप बाइक, मोटर बाइक, कार कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ, और ये अगर 10-15 रुपए का गैप फिर भी अगर खड़ा रहा तो Right. उसके अगेंस्ट अगर हम जो फैसिलिटी देंगे वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और रेमिटेंसेस जो हमारी इस साल कम हुई हैं, मैं ये सोच रहा था कि ये हमारी जो रेमिटेंसेस है इस साल हमारी क्लोजिंग होगी 32 से 33 अरब डॉलर पे, जो कि अनफॉर्चुनेट हमारी 27 अरब से ऊपर नहीं जाएगी। अभी भी अगर इसके ऊपर अगर सिंसेरिटी से काम कर लिया जाए तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अगर 3 से 5 साल के लिए बना दी जाए तो ये रेमिटेंसेस 40 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा सकती हैं। पराचा और साहब, हमारे मैं इस मैं टाइम पे जर्मन लैंग्वेज सीखने जा रहा हूँ, जापानी लैंग्वेज भी सीखने जा रहा हूँ, और फिर मैं आपसे राब्ता करूंगा 3 महीने बाद, मेरा ख्याल कीजिएगा। वापस आता हूँ गाजी साहब आपकी तरफ। अब एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे मुझे ऐसी कंप्लेंट्स मौसूल हुई कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इमिग्रेशन की, वो लोगों को बेवकूफ़ी बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पाकिस्तानी साहब गए कनाडा, उन्होंने एक बिज़नेस खोला, एक दुकान खोल ली, अपनी जनरल स्टोर खोल लिया। अब उनको लेबर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने पाकिस्तान फ़ोन किया और बोला कि भाई मुझे जो है ना $25,000 दे दो, मैं तुम्हें नौकरी यहाँ से देता हूँ और तुम्हें वीज़ा भेजता हूँ और तुम्हें मंगवाता हूँ, अपनी तनख्वाह के पैसे तुम नहीं देने हैं,
3, 4, 6, 8, 10 महीने खुद अपने आप को सस्टेन करोगे, अपनी तनख्वाह के पैसे मुझे दोगे, मैं बैंक अकाउंट में तुम्हारी ट्रांजैक्शन करूंगा ताकि वो लीगल सिस्टम में आ जाए। तो इस तरह जुगाड़ें बहुत हो रही हैं गाजी साहब। जी, एक 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 मशहूर मुहावरा है कि इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी। किसी यानी से रिसर्च वगैरह पूरी अच्छी तरह देख अरे, दाख के फिर पैसा लगाओ। अब जैसे कनाडा का ताल्लुक है, वी आर ए लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा टू डू व्हाट वी आर डूइंग। अगर हमारे बारे में कोई शिकायत, कोई शिकवा होता है तो उस वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है। लेकिन शिकवे शिकायतें दूसरों के बारे में बहुत है और रेगुलेशन बहुत कम है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। नहीं, अगर वो, मैंने कहा अगर वो अपना टाइम इन्वेस्ट करें तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि 2 नंबर मालूम है। पड़ जाएगा कि 2 नंबर है। भाई, क्या ये जो कंपनी हमें ऑफर कर रही है, क्या ये लेजिटिमेट कंपनी है, क्या ये IRCC, क्या तरीका है देखने का, कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए उन्हें? ये अब IRCC IRCC जो ये कि हर कंसल्टेंट्स को रजिस्टर करती है, रेगुलेटरी बॉडी है उनकी। रेगुलेटरी बॉडी। आपको बड़े सख्त एग्जाम्स पास करने होते हैं, RCMP की या FBI इक्विवेलेंट की क्लियरेंस चाहिए होती है, फिर आपको लाइसेंस इशू होता है। और वो नेट पे लाइसेंस नाम और नंबर दिया हुआ है, जिसका नाम नंबर दिया हुआ ना हो उससे बिल्कुल काम ना करें। बिल्कुल काम ना करें। खतरनाक हैं वो लोग। और ऐसे लोग, ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं भी तो मासूम ना गाजी साहब, वो बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं। कितनी तादाद में लोग बेवकूफ बनते होंगे गाजी साहब? बहुत ज़्यादा, आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत लोग आते हैं कि देखिए जी, ये हमें जॉब ऑफर आई है, वहाँ से जॉब ऑफर आ गई। देखिए जी, आपके प्रोग्राम के थ्रू जॉब ऑफर इस तरह होती है, कोई एम्प्लॉयर ख़त लिख के यहाँ से किसी को नहीं बुला सकता है, उसको उस जॉब को एडवर्टाइज करना पड़ता है। जो रिस्पांसेस आती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लेबर डिपार्टमेंट में जाती हैं। हर CV रिसीव्ड इज़ लॉग्ड इन टू द सिस्टम। फिर वो एम्प्लॉयर को भेजते हैं कि आप इन्हें इंटरव्यू करें, और अगर आपको कोई पसंद है तो हमें वजह बताएं क्या, और ये हमें साबित करें कि जो है इस टैलेंट का पर्सन कनाडा में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बाहर से बुलाना चाहते हैं। जब वो अप्रूवल, ये प्रोसेस 2 से 3 साल का है। और अगर कोई आपको उठा के कह रहा है ये आपकी जॉब ऑफर और आप इतने पैसे दें और अब बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक और जरूरी सवाल गाजी साहब आपसे, ये कितना खर्चा होता है? फॉर एग्जांपल कोई नौजवान अभी आपको देख रहा है, वो सोच रहा है कि यार मुझे ही बाहर जाना है, मैं भी अप्लाई करूं आपकी सन कंसल्टेंसी के थ्रू, कितना खर्चा होता है सर? जर्मनी जाने के लिए $1000, बस $1000। और दूसरे मुल्क सर? कनाडा जाने के लिए $2000। और ये $1000 स्टूडेंट वीजा की आप बात कर रहे हैं? स्टूडेंट वीज़ा की बात। लेकिन अगर वर्क वीजा पे कोई जाना चाहे, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहे, पैसे कमाने वाले ज्यादा हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहे तो उसकी 1 महीने की तनख्वाह। ओके। और अभी ये बात हो रही थी कि किन लोगों को जाना चाहिए जो कि वहाँ जॉब्स। दुनिया में इस वक्त जो है ना, हेल्थ वर्कर्स की कहत आई हुई, जिस तरह पराचा साहब ने भी बता कहा। रहा है। IT वर्कर्स, इंजीनियर्स, ये 3 एरियाज हैं जिसमें भरमार जॉब है हर इकानमी में, जो कि अच्छा कर रही है। तो पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे पता चला है, मिडिल ईस्ट में कोई 15-20 हज़ार नर्सेज हैं हमारी। अच्छा, 15-20 हज़ार नर्सेज हैं, और वो जो है $2 से $3 हज़ार कमाती है पर महीने। क्या बात है, वो तो हम जैसे लोग भी यहाँ नहीं कमा पा रहे 2 से 3 ये हज़ार। 10 लाख रुपए। सोचिए। तो और कनाडा में नर्सेज के लिए ये है कि एज ए नर्स आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो लाइसेंस्ड ऑक्यूपेशन है। ओके। पहले एज ए आप नर्सेज एड जाते हैं वर्क परमिट पे। ओके। 1 साल वहाँ काम करते हैं, आप वहाँ का एग्ज़ाम पास करें तो नर्स हो जाते हैं। ड्यूरिंग नर्स, अभी जो हम बात कर रहे थे कि क्वालिफाई होके जाएं, एज ए नर्सेज एड जाते हैं तो जनाब आपको $2,500 से $3,000 महीना मिलता है। अगर आप लाइसेंस का एग्ज़ाम पास कर लें, वहाँ जाके $5,000 कमाते हैं। तो यहाँ से अगर किसी नर्स ने 2 साल का डिप्लोमा या 4 साल की डिग्री ली हुई है, वो इमीडिएटली वर्क परमिट पे जा सकते हैं अलॉन्ग विद द फैमिली, और 3 साल में कनाडा की सिटीजनशिप। क्या बात है। लेकिन मेरे एक जानने वाले हैं अमीन गुलाम अली साहब, जिन्होंने हमें थाईलैंड से ज्वाइन किया। थोड़ी टेक्निकल ग्लिच हम फेस कर रहे थे, उसको दूर करेंगे ताकि हम उनसे पूछ सकें। उनका ये कहना है कि थाईलैंड भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखने वाला मुल्क है और वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम बड़ा कम है, 3-4 महीनों में प्रोसेस हो जाता है केस और आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उनसे पूछूंगा मैं इस ब्रेक के बाद थाईलैंड के बारे में। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। हम डिस्कशन कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन या लेबर ड्रेन के हवाले से, और हमने प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें तफसीलन डिस्कस की हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मुल्क में कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, हमारे नौजवानों को कौन कौन सी स्किल्स के साथ ट्रैवल करना चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए, पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर अपना पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमीन गुलाम अली साहब ने। आप जिंटागो एक बड़ी मशहूर कंपनी है इस वक्त थाईलैंड में, उसके CEO भी हैं, और आपके 23 मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स हैं थाईलैंड में। आप भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हुए हैं, और आप माशाल्लाह से ट्रैवल सर्विसेज और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सब प्रोवाइड करते हैं। अमीन साहब, वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपके परसेप्शन में, आपकी नज़र में क्यों हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, या कोई और रीज़न है? और अपॉर्चुनिटीज़ आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं? थाईलैंड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है अमीन भाई? There are a lot of opportunities. Let me answer the first question. जी। Why is everyone going abroad? देखिए जी, किसी को घर छोड़ के जाने का शौक नहीं होता, but the reality is कि हर कोई जो हमारे मुल्क में है because of survival mode. ठीक है जी, कोई चीजें, I mean there's no progress as such. Civic services are a bit of a problem. तो देखिए जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है नीचे हो गई है, तो हर कोई जो है दे लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन. इट्स अ प्लेन ट्रूथ. ठीक है जी, इट्स सिंपल थिंग. एवरीबडी हैज अ राइट कि वो जो है कोई अपने लिए एक बेहतर पोजीशन ढूंढे जिंदगी में. वाई थाईलैंड? आपने थाईलैंड क्यों चूज किया? आज आपके 23 मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, गाड़ियों का भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है. व्हाई डिड यू चूज थाईलैंड? थाईलैंड में ऐसा क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल I have sold passports for many countries, immigration services के. ठीक. For example, I've sold them for for Turkey, I've sold them for Portugal, I've sold them for all these places. बात ये होती है कि देखिए जी, जब आप कहीं जाना चाह रहे हैं ना, it's a very important thing. There are two elements people travel for and they move abroad. One is professional migration, दूसरी है पर्सनल माइग्रेशन. ठीक है, पर्सनल माइग्रेशन उस वक्त पे होती है जब आप पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं. दैट इज अ लॉन्गर प्रोसेस. However, it's a very painful process जी, because उसमें पेपर वर्क बहुत होता है. Various countries are very expensive, लाखों डॉलर में पड़ता है. एंड हकीकत बात ये होती है कि समटाइम्स बंदा भूल ही जाता है, पर शायद अगर कुछ हो जाए तो हो जाए. उसके मेन रूट कॉज इधर ये होते हैं कि जो लोकल हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो मार्केट के पैसों के साथ खेलते हैं. ठीक है, हर एक चीज पैसों के ऊपर रहती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग टर्किश पासपोर्ट्स, वो एक डिनोमिनेशन थे, और फिर वो बहुत ऊपर चढ़ गए. क्यों? लक इसलिए नहीं थी कि बिकॉज उनकी वैल्यू बहुत ही 5 साल बैठना पड़ता था. हर ममालिक के हर एक वो होते हैं, एंड दे वेरी पेनफुल, बहुत लंबे होते हैं. लोग जो चाहना चाह रहे हैं वो हटना चाह रहे हैं ताकि उनको एक इमीडिएट रिलीफ मिले. कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहा. तो बेसिकली वो और बेजार होते हैं, उनके पैसे सेविंग्स उसमें लग रहे होते हैं, और कोई गारंटी नहीं होती है सच कि कब वो होगा. कोई क्लैरिटी नहीं होती टाइम फ्रेम की, वक्त का कोई तकाजा नहीं होता. तो देखिए जी, हम लोग जो करते हैं, जब मैं थाईलैंड आया था, मैं बहुत ममालिक में रह चुका हूँ. आई स्पीक अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आल्सो. तो बात ये, बिकॉज जब आप रहते हो तो आप वाकिफ हो जाते हो उसकी जबान से ना, रेपिटेशन होती है. लेकिन हर जगह की अच्छी बात भी होती है, सलाहियतें भी होती हैं. वाई और थाईलैंड खामियां भी अमीन भाई? द रीजन इज बिकॉज देखिए जी, इनका कल्चर जो है ना, इट्स वेरी वेरी हम्बल. ठीक है, बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है जब ये लोग आराम से बात करते हैं. इधर जो है सच बेची नहीं जाती, आप समझ गए. एक हकीकत होती है, लोग समझ जाते हैं. इधर ड्रामे की जरूरत नहीं होती. ठीक है, हाँ जी, हर जगह में कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, लेकिन द रीजन फॉर दैट इज इनका जो मजहब जो है बुद्धिज्म. इट्स बेसिकली आप हर एक चीज से ही प्यार करो. चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे जो कुछ भी हो. और इनके हिसाब से बुद्धिज्म के होता है कि वो किसी चीज की पूजा नहीं करते. बस वो बोलते खुदा खुदा है, और बस हमें उसकी कदर करनी चाहिए, और इंसानियत की कदर करनी चाहिए. ये लोग बहुत हम्बल लोग होते हैं. और ठीक है, थाईलैंड जो का कुछ भी है. प्रोसेसिंग टाइम भी कम है अमीन साहब? सर, इट्स आपका, ऑनेस्टली स्पीकिंग, $30,000 में आपको पता है आपका बजट कितना है. ठीक है, उसके बाद 6 महीने का आपका घर का भाड़ा भी आ जाता है, गाड़ी की रेंट भी आपके पास आती है, अच्छी गाड़ी है, लाइक मर्सिडीज हो समथिंग. ठीक है, और फिर सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट के साथ सब कुछ होता है, पेमेंट डायरेक्ट टू गवर्नमेंट होता है, हमारी फीस सब कुछ इनवॉइस के खिलाफ होती है. तो और बैंक ट्रांसफर, कोई टेबल के नीचे इधर पैसे नहीं. 4 महीने में चट्टा काटा खत्म मैक्सिमम. ओके, हॉलीडेज, वेरियस हॉलीडेज की वजह से शायद मैक्सिमम स्ट्रेच भी हुए तो 6 महीने मैक्सिमम. कंपेयर टू लाइक 5 साल 10 साल, इट्स इजियर, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. इधर ये बात बहुत अच्छी होती है, जब आप इधर आते हैं रिटायरमेंट के लिए, 50 साल की उम्र के ऊपर उसके पैसे कम हो जाते हैं. तो ठीक है जी, दिस इज बेसिकली, अगर आप देखेंगे ये फिलोसफी कैसे चली है, पाकिस्तान में भी चली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में. लोग जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी में फेथ लूज कर गए. क्यों?
क्योंकि मलिक रियाज साहब ने क्या किया, उन लोगों ने डिलीवर किया जब उनकी जिंदगियां थी, व्हाटएवर इट वाज, उन्होंने क्वालिटी डिलीवर की। ठीक है, पीछे में जो कुछ भी था, इधर भी वही मुकाम है। जो आप देंगे जितने पैसे, उतनी ही आपको व्हाट्स इट कॉल्ड, उतनी ही आपको आप घर ले सकेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, रहना इधर बेतहाशा सस्ता है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्यों? द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि इधर चीजें रिपेयर नहीं करनी पड़ती। ठीक है, चीजें आई मीन जो कुछ भी होती है टाइम लगता है। अगर आपको सब्र और तसव्वुर है, आपका काम इधर हो जाएगा, लेकिन 4 महीने के अंदर सुकून से हो जाएगी और आपको कारोबार भी सेट करके देंगे। ये आपको इनेबल करेंगे सक्सीड करने के लिए। सर मैं एक बंदा हूँ, मैं इधर आया था, मैं एक फॉरेनर था। सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ा कि भाई मैं सब कुछ नहीं हूँ, और एक्सेप्टेंस गेन करनी पड़ी। दैट्स द ओनली थिंग। चलता है। अमीन साहब, वो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमीन साहब, वो ये कि हम पाकिस्तानी वो कौन से गलत काम करते हैं बाहर जाके जो हमारे मुल्क का इंप्रेशन और इमेज खराब करते हैं, उस पर थोड़ी सी लाइट डालिएगा। यार बड़ी माजरत से, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बहुत माजरत से, बट आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी। आई टेल यू व्हाई। हम जो है ना स्टेरियोटाइप्ड हैं पुलिस के साथ भी। देखिए हमारे बहुत सारे भाई बहन इधर घूम रहे हैं, एंड बिलीव इट और नॉट, देखिए जी, जब 100 लोग एक हरकत करते हैं ना, एक पूरा मजहब, एक पूरी नेशन जो है ना बदनाम हो जाती है। हमारे भाई लोग इधर आके ढेरोचारी करते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देखिए ताली 2 हाथ से बजती है। ठीक है, यू कैन नॉट प्ले परपेचुअल विक्टिम। एक कानून है, एक सिस्टम है, आप उसको फॉलो करें। मैंने तो वही किया था। देखिए रास्ता मेरे लिए भी आसान नहीं था, एक वक्त था मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के, लेकिन मैंने कोई डिसऑनेस्टी नहीं की। हकीकत है सर, सक्सेस ऐसे नहीं होती, यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है, यू कांट गो ओवर इट, यू कांट बाय इट, यू कांट डू दैट। ठीक है, दैट्स द रियलिटी। हमारे भाई जो है जुगाड़ू लोग होते हैं सर, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ये बात है, हकीकत है, क्या बोलूं। यकीनन यकीनन। अब गाजी साहब, आपको इन शॉर्टकट्स का कभी सामना करना पड़ा? क्योंकि ये शॉर्टकट्स हर किसी की डिमांड होती है कि रातों रात मेरा काम हो जाए, रातों रात मेरे नसीब खुल जाए, रातों रात मैं रईस हो जाऊं। आपको इन जी शॉर्टकट्स जी का जी, अब नहीं होता। लोग हमारे बारे में जान गए हैं और बड़े उनको पता है कि भाई यहाँ आगे पीछे बात ही नहीं करो, हम कोई बड़ा सीधे सीधे काम करते हैं। तो इनिशियली तो बहुत होता था। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर आपके प्रोग्राम में ज़रूर बताना चाहूँगा, ये बिज़नेस भी बड़ा एवोल्यूशन हुई है। पहले तो लोग जाना चाहते थे बाहर, अब मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। आप हैं बड़े कामयाब हैं क्या यार गाई साहब, मुझे जो है जाना कहीं नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी इन पाकिस्तान, मेरे पास 2-4-5 अरब रुपए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे कहीं का पासपोर्ट ले दे, यस, ताकि मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ वीजा ना लेना पड़े। वीज़ा ना लेना पड़े। कैरेबियन आइलैंड्स अपना पासपोर्ट बेचते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस, विद द अप्रूवल of United States government and the government of European Union, जब तक वो एप्लीकेशन ओके नहीं करते ऊपर नहीं जाती है। This is the hot potato in our country right now, because Caribbean passport allows visa free travel up to 160 countries. 160 मुल्कों में आप बिना वीजा के ट्रैवल करोगे कैरेबियन पासपोर्ट पे। The कितने में दिलवा रहे हैं आप? अब बात करें, खुल के करें गाजी साहब, कितने पैसे खर्च होंगे? 1 लाख से $1.5 लाख। $1.5 लाख में पासपोर्ट मिल जाएगा। कितने टाइम लगेगा? With a family of 4 in less than a year. एक साल में 4 बच्चों की फैमिली, यानी मियाँ बीवी और 2 बच्चे। 2 बच्चे, 4 लोग जो हैं, सिंगल हो तो 1 लाख, वरना मैक्सिमम $1,35,000 या $2 लाख में पूरी फैमिली चली यानी जाती $1 है। यानी 3.5 करोड़ रुपए। And that includes the Europe, Great Britain, Switzerland, China, Russia, Singapore. वहां जाके रहना भी पड़ेगा? आप 6 महीने तक रह सकते हैं वीजा फ्री। वीजा फ्री। अच्छा ये बताइए कि अब हम प्रोग्राम की इख्तिताम की तरफ आ गए हैं, माशाल्लाह से इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा गिलानी साहब, पहले हाउ विल यू कंक्लूड दिस? क्या हमें अपने नौजवानों को बेहतर इक्विप करना है, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग्स देनी है, उनको ज़्यादा सिखा के भेजना है कि इस तरीके से जाओगे तो ज़्यादा कमाओगे, इस तरीके से जाओगे तो मुल्क के लिए ज़िल्लत का बाइस बनोगे? हाउ विल यू कंक्लूड दिस? मुल्क का नाम रोशन करना है तो तालीमी निज़ाम को बेहतर करना होगा। जितना बेहतर हम तालीमी निज़ाम करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी बाहर जाने की, लोग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, पाकिस्तान का नाम बाहर जाके रोशन करेंगे, अच्छी जगह पर उनको जॉब्स मिलेंगी। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हुकूमत को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। अब ये बजट आ रहा है, इसमें देखना है कि हुकूमत एजुकेशन के ऊपर कितना पैसे का टारगेट रखती है, कितने पैसे खर्च करती है। और सबसे अहम बात ये कि अगर आपने रेमिटेंसेस को बेहतर करना है, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनसे इस्तेफ़ादा उठाना है,
तो रेमिटेंसेस के लिए बेहतर पॉलिसी लानी होगी, वीज़ा सिस्टम को आसान बनाना होगा, और इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा, इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम, वो बड़ा कमज़ोर है, उसको बेहतर करने यूनाइटेड नेशन ने अभी जॉब के ऑफर्स किए हैं। उस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी तरफ रुजू करे और पाकिस्तान, उनका जो कोर्ट है वो पाकिस्तान में आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, वीज़ा पॉलिसी को आसान करें, रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए बेहतर पॉलिसी मुरतब करें, ये तमाम अवामिल हैं जिससे हमारे मुल्क का नाम हमजा मज़ीद रोशन गिलानी होगा। साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, खूबसूरत बात की, लेकिन हैरत की बात मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि नवाब शाह के मैट्रिक के इम्तिहानात में जो लड़का फर्स्ट आया, ना वो बोर्ड के अंदर इनरोल था, ना किसी स्कूल में उसका एडमिशन था, लेकिन वो नवाब शाह के मैट्रिक के इम्तिहानात में फर्स्ट आ गया। खैर, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अमीन गुलाम अली साहब, आप हमारी यूथ को इस वक्त क्या मशवरा देंगे? व्हाट शुड दे डू, विच डायरेक्शन शुड दे गो इन, किस तरह वो ट्रैवल करें? क्योंकि ट्रैवल सब करना चाहते हैं, पाकिस्तान से सब निकलना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता है। क्योंकि आप एक कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम के जरिए आप एक कंसल्टेंसी तमाम देखने वालों को दें कि हाउ टू गो अबाउट इट, राइट वे क्या है, बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? Well, the first thing someone should do when they go or they want to go, कि वो सबसे पहले अपने खानदान को बिठाएं और एक कलेक्टिव बाय इन लें। ज्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं बाहर और बाहर जाना चाहते हैं, वो अपने ही पर्सनल गेन के लिए जाना चाहते हैं और पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले उनकी बाय इन होनी चाहिए। नंबर 2, उनको ये दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या करना है। कभी कभार मैंने इधर देखा है और बाहर ममालिक के अंदर लोग जो डॉक्टर सर्जन हैं, वो जो है ना KFC के अंदर बैठ के बर्तन मांज रहे। इज द ट्रूथ, ठीक है जी। तो लोगों को एहसास ये रखना चाहिए कि देखिए थी, कोई भी चीज जो है ना, नॉट अ क्विक फिक्स। ये जो है ना फिलोसफी कि आप पासपोर्ट ले लो, वीजा फ्री एंट्री फॉर 6 मंथ्स, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज नॉट फ्रीडम। वैसे भी इस 6 महीने के अंदर आपके ऊपर एक लगाम लगी हुई है, निकलना है। हर एक चीज के ऊपर एक कैच टाइड होती है। आप घर से निकलते हो खाना लेने के लिए, तो आपको पेट्रोल भी लगता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सबसे पहले इसके अखराजात क्या। एहसास कर लो कि भाई अगर आपको एक बेहतर जिंदगी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे एक बात का एहसास रखो कि भाई सच्चाई होती है। कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का या बाप बेटे का, या जो भी होगा, उसके अंदर खाली 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होती है ऑनेस्टी, दूसरी होती है रिस्पेक्ट। दुनिया छोड़ दो, अपने आप से ऑनेस्ट हो, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ठीक है। अंडरस्टैंड कि आपकी क्या सलाहियतें हैं, अपनी खामियां, डू स्वॉट एनालिसिस अपने ऊपर, अपने आप को समझो कि आपकी क्या है। बहुत सारे लोग आजकल क्या है, डिग्रीज लेकर घूमते हैं, बट वो उनको काम पसंद नहीं आता। क्यों? वो डिग्री ली है, वालिदैन ने फोर्स कर दिया था। वो उस काम के अंदर अच्छे नहीं होते, माहिर नहीं होते। बाहर जब आप आते हो, आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। क्यों? एक्सेप्टेंस होती है। जो हमारे मुल्क के अंदर हम दबा के रखते हैं, इधर आपके होराइजन खुलते हैं, ठीक है। जो हमारे लड़के जो होते हैं पाकिस्तान के, इतने ज़हीन होते हैं, आई प्रेफर टू हायर देम ओवर हिंदुस्तानी डिस्पाइट द इमोशनल हाई। आई टेल यू व्हाई। ये जो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर होते हैं ना, ये जी 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 नमस्ते नमस्ते करके वो खाली फॉलोअर्स होते हैं। हमारे लड़के जो सर्वाइवल में होते हैं ना, हमारे टेक के लड़के, वो माहिर होते हैं। क्यों? रिसोर्सेज कुछ नहीं होती, जुगाड़ के ऊपर उन लोगों ने किया। तो व्हाट इज जुगाड़? जुगाड़ इज बेसिकली मदर ऑफ इन्वेंशन, इट्स अ नेसेसिटी। व्हाई डज जुगाड़ कम? वो रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे लड़कों का बिजली नहीं होती, DSL नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। बट प्राइड इज डिफाइंड वेरी बाय थिन लाइन। आपकी नीयत बदल जाए ना, तो वो एरोगेंस होती है। आप करने के लिए निकलोगे तो अंडरस्टैंड करो कि भाई जरूर वो टाइम तो लगाना है, हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन अकल भी लगा के अपने अपने जो है ना होश ठिकाने लगते हैं। राइट। हमारे बेतहाशा बच्चे बाहर फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जज्बात। वो टेम्पटेशन में आते हैं और गलत कामों में। वेल सेड अमीन भाई, वेल सेड। मैं अग्री करता हूं आपके साथ, और यकीनन आपने जो बातें कही हैं वो बहुत सारे नौजवानों के लिए मशअल राह होंगी, उनको गाइड करेंगी। मैं आखिर में अदनान फरासे साहब आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूँगा कि आप उन नौजवानों को, उन लोगों को जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, आज के दौर में क्या मशवरा देंगे? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक वेबसाइट है, उसको कैंडिडेट्स एक तो विजिट किया करें, जो भी यूथ बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड है। और न्यूज़पेपर, नॉन न्यूज़पेपर जो हैं वो रीड किया करें। वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जॉब्स के लिए, गल्फ स्टेट्स के लिए भी और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी। और मैं यूथ को एक और मैसेज जो स्पेशली देना चाहूँगा कि अगर वो कैंडिडेट्स, वो लोग, वो यूथ जो कि बाहर जा रही है, जैसे आप ये देखें, आपने लास्ट हमारे एक दोस्त ने कहा था कि जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जाते हैं और शिप्स के ज़रिए जाते हैं। वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है।
अगर हम अपनी यूथ को ये प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दें और उनके अंदर अवेयरनेस पैदा कर दें और उनको सही रास्ता दिखा दें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये रास्ता बंद हो जाएगा। यूरोप के अंदर रिक्वायरमेंट है, जापान के अंदर रिक्वायरमेंट है, अमेरिका के अंदर रिक्वायरमेंट है, यूके के अंदर रिक्वायरमेंट है। सिर्फ बात यह है कि हमें उन मुल्कों की लैंग्वेज को सीखना होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कम्युनिटी को जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट्स के प्रोमोटर्स हैं उनसे सजेशंस लेते हैं, उनको ऑन बोर्ड करें। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं करेगी उस वक्त तक ये लूप होल्स रहेंगे। हम सजेशंस के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशंस बता सकते हैं कि हम किस तरीके से यूथ को बढ़ाया जा सकता है बाहर भेजने के लिए, रेमिटेंसेस कैसे इजाफा किया जा सकता है और इलीगल चैनल्स कैसे बंद हो सकते हैं, ग्रे चैनल्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, स्किल सेंटर्स को कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऊपर बनाया जाए, छोटे छोटे शहरों में बनाया जाए। हमारी जो छोटे शहरों की जो यूथ है वो भी बाहर जाना चाहती है, सिर्फ बड़े शहरों पे फोकस नहीं करने की ज़रूरत। इसके अलावा ये है कि लैंग्वेज सीखें। ये बहुत सारे एक सिनेरियोज हैं जो अगर जिनके ऊपर Right. हम मीडिया और हम लोग फोकस करें तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे गल्फ स्टेट्स के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हमारी वर्क फोर्स भी बाहर जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इस जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं ये कम होंगे। हमें सिर्फ अपने यूथ को एजुकेट करना है। अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि एक लेबर क्लास भी जापान जा सकता है, ग्रेजुएट भी जापान जा सकता है, प्रोफेशनल भी जापान जा सकता है, यूरोप जा सकता है। सिर्फ बात यह है कि ऑन बोर्ड और एक मार्केटिंग और एक सेमिनार्स करने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इससे पहले कि मैं अपने तमाम तर पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूं, क्लोजिंग पे मैं सैयद इकबालुद्दीन गाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ब्रेक में मुझे एक जुमला सुना रहे थे कि राजीव गांधी साहब का कोई कॉल था। प्लीज गाजी साहब। जो कह रहे हैं ना ब्रेन ड्रेन, तो राजीव गांधी ने कहा था अपने हिंदुस्तान के लिए उस वक्त कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। यानी कहने का इनका मकसद ये है कि ब्रेन अगर दिमाग और हमारा टैलेंट अगर मुल्क से बाहर चला जाए वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि वो टैलेंट और वो दिमाग ड्रेन में यानी गटर में पड़ा रहे। यकीनन हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है मुआशी तौर पर और हमारे नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में हमने आपके सामने पिक्चर क्लियर करके रख दिया है। अपने तमाम तर मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हमजा गिलानी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सैयद इकबालुद्दीन गाजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने 4 चांद लगाए। अमीन गुलाम अली साहब ने हमें थाईलैंड से ज्वाइन किया। अमीन, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान पराचा साहब आपका भी शुक्रिया। जमील खान साहब आपका भी शुक्रिया। जफर मोतीवाला साहब आपका भी शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट का मैं बेहद मशकूर हूँ, कीमती वक्त आपने दिया। वेकअप पाकिस्तान में हमारी कोशिश जारी रहेगी कि आपको ख्वाब खरगोश से उठाएं, आपको रियलाइज कराएं, आपको शऊर दें, क्योंकि जब आप में शऊर आएगा ये पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।